ओसीडी की ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वह मुख्य तरीके से 2 तरीके से होती है। खास करके एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो ब्रेन की केमिस्ट्री को मैनेज करता है और वो दवाइयों के द्वारा किया जाता है। ओसीडी की दवाइयों में कॉमनली एसएसआरआई यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और एसएनआरआई नाम की दवाइयों का मुख्य तरीके से प्रयोग होता है। ये दवाइयाँ खास करके ब्रेन में सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन के लेवल्स को इम्प्रूव करती है, जिससे खास करके ये जो मन में बार बार डाउट्स पैदा हो रहे हैं वो डाउट्स धीरे धीरे आना कम हो जाते हैं। अगर डाउट्स कम हुए तो व्यक्ति की चिंता कम हुई, और अगर चिंता कम हुई तो वो जो बार बार कंपल्जन कर रहा है, जो क्रियाएं बार बार कर रहा है, वो भी ऑटोमेटिकली कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि खास करके जहाँ पे छोटी उम्र में लोगों को तकलीफ़ होती है, जिनके फैमिली में ओसीडी बहुत प्रोमिनेंट है, ऐसे बायोलॉजिकल रीज़न जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग है वहाँ दवाइयों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि वहाँ काउंसलिंग काम नहीं करेगी, लेकिन वहाँ दवाइयों का फर्स्ट रोल है, ऐसा समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक चीज़ हम समझें कि ओसीडी में जो दवाइयाँ हैं वो डिप्रेशन में भी यूज़ होती है। लोगों को ये लगता है कि डिप्रेशन की दवाई आप ओसीडी में क्यों दे रहे हो, तो जैसे एक पैरासीटामोल बुखार में भी काम हो सकती है और माइल्ड पेन में भी काम हो सकती है, वैसे एक ही दवाई अलग अलग जगह पे यूज़ हो सकती है। लेकिन ओसीडी में इन्हीं दवाइयों का मिनिमम डोज डिप्रेशन से ज़्यादा है, तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें हायर डोज क्यों दिया गया। उस रोग के हिसाब से यही उसका मिनिमम डोज है और ज़रूरत पड़ने पे हम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो सीवियर केसेस में रहता है, वो खास करके हम क्लाइंट को एडमिट करके उसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी भी दे सकते हैं, लेकिन दैट इज़ द लास्ट रिसॉर्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। एक दूसरा पहलू जो है वो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और उसे हम साइकोथेरापी या सादी भाषा में काउंसलिंग कहते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी यह एक प्रकार की साइकोथेरापी है जिसका ओसीडी में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जिसके द्वारा मिलता है। ये आपके विचार और आपके बिहेवियर को बदल के आपके मन में छुपे हुए डर को दूर करने की कोशिश करता है। एक्सपर्ट्स आपको उस चीज़ में डेफिनेटली हेल्प करते हैं कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपर्ट आपके तकलीफ़ को दूर नहीं करेंगे। एक्सपर्ट आपसे डिस्कस करके आपकी सोच में, आपके बिहेवियर में क्या क्या क्षतियाँ है उसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको उसे डील करने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन रास्ते पे तो व्यक्ति को खुद चलना पड़ेगा। एक्सपर्ट आपकी जगह आपके रास्ते पे आपके जीवन नहीं जी सकता। तो ये ध्यान रखना घर वालों के लिए भी ज़रूरी है और क्लाइंट के लिए भी ज़रूरी है कि मुझे अपनी तकलीफ़ को दूर करने के लिए फर्स्ट स्टेप तो मुझे ही लेना है। तो डेफिनेटली सीबीटी बहुत अच्छे तरह से कार्यकारी रहती है। सिर्फ दवाइयाँ 50 to 70% केसेस में हेल्प करती है, सिर्फ थेरापी 50 to 70% केस में हेल्प करती है, लेकिन अगर इसका कॉम्बिनेशन हो जाए तो ऑलमोस्ट 85-90% क्लाइंट्स में हमें ओसीडी में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। थेरापी माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में खास करके वर्क करेंगे, और अगर सीवियर केसेस है या हायर मॉडरेट केसेस है वहाँ पे दवाइयों की हेल्प लेने में थोड़ा भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। थेरापी 2 तरीके से हो सकती है, एक ओपीडी बेस के जहाँ पे क्लाइंट हर हफ्ते में 1 बार या 2 बार अपने थेरापिस्ट को मिले, या बहुत सीवियर केसेस में हम व्यक्ति को 10 से 15 दिन एडमिट करके रेगुलर सेशंस लेते हैं। वहाँ पे एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो सीबीटी का पार्ट है, यानी व्यक्ति को जिस चीज़ का डर लग रहा है उसका सेशंस लिए जाते हैं स्पेसिफिक, और धीरे धीरे उन चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि जिससे घर जाके वो अपने नॉर्मल जीवन में वापस से आ सके। तो हमने इस तरह समझा कि ओसीडी के 2 मुख्य ट्रीटमेंट हैं, एक दवाइयाँ और दूसरा सीबीटी। तो हर एक ओसीडी क्लाइंट अच्छी तरह से समझ के उसकी उपयोगिता को अपने जीवन में लाकर अपने ओसीडी को मिटाने की कोशिश कर सकता है। थैंक यू।